अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे मैप्को का टेस्ट जो 2022 में हुआ था और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने टेस्ट लिया था। ये पहला टेस्ट था जो कि आईयूबी ने डिज़ाइन किया था। तो इसमें आलमोस्ट जो है वो 50% टेक्निकल पोर्शन था और 50% जो है वो जर्नल पोर्शन था। जर्नल में पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के रिलेटेड, और दूसरा जो है वो ये कंप्यूटर वाले एमसीक्यूज़ थे जिसमें इन्होंने 50% वो जनरल पोर्शन कवर किया था। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका सोर्स जो कि मैंने ये टेस्ट कंपाइल किया है, तो इसमें जो मुझे सोर्स नज़र आया है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हांडा बुक है। आपने हांडा बुक कवर करनी है मैप्को के लिए। ये बेसिकली आपने जो प्रेपरेशन टेक्निक है मैप्को के हवाले से, हांडा बुक से एमसीक्यूज़ काफ़ी यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। फिर स्टडी साइट के और एग्ज़ाम वेडा की इलेक्ट्रिकल की जो पोर्शन है वहाँ से जो है वो एमसीक्यूज़ काफ़ी पिक किए हुए हैं। और आपकी जो इन्होंने यहाँ पे कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके स्टडी साइट से आए हैं। ठीक है, तो जो है वो इसके आपने टेक्निकल पोर्शन के हवाले से जो चीज़ कवर करनी है वो आपने हांडा बुक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की स्टडी साइट, एग्ज़ाम वेडा, ठीक है, और कम्युनिकेशन के हवाले से भी आप जो है वो स्टडी साइट से जो है एमसीक्यूज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट थे। तो अब ये आप पे है कि आप जो कम्युनिकेशन का पोर्शन है भले वो आप बीएल थराजा की कम्युनिकेशन वाली बुक से कर लें या स्टडी साइट से कर लें, ठीक है, या आप एग्ज़ाम वेडा से कर लें, तो वो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलें इसका जो है वो सलूशन करते हैं, तो साथ साथ मैं चीज़ें आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर अ फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल डिक्रीज़। अच्छा, उसने कहा कि सप्लाई वोल्टेज आपके फिक्स रहेंगे, एक वायर कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो करंट को हमने डिक्रीज़ करना है। जब करंट डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही सलूशन है कि हम उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, तो अगर हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी है जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़ इंक्रीज़। अगर हम लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे तो जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका जो करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन है एमसीक्यूज नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज़ ट्रू एट द रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि जब वो कंडीशन जहाँ पे आपकी कैपेसिटिव इंडक्टेंस इज़ इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो वो हमारी जो कंडीशन होती है वो रेजोनेंस होती है। तो यहाँ पे इक्वल कब है, वह एक्स सी इज़ इक्वल टू एक्स एल, कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास, एक्स जो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, हाउ मैनी फुल एडर एंड हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड टू ऐड टू 8 बिट नंबर्स। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि अगर तो ये हाफ एडर का लफ्ज़ ना यूज़ करता तो सिंपली 8 बिट नंबर को ऐड करने के लिए हमें 8 ही फुल एडर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर वो हाफ एडर का भी जिक्र कर रहा है, चाहे वो 8 बिट हो, 16 बिट हो, तो क्या तकनीक होती है कि -1 उसमें फुल एडर, मतलब 8 हैं तो 7 फुल एडर होंगे और एक हमारा हाफ एडर यूज़ होगा। अगर इसी तरह मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं कि 16 बिट का नंबर है और आपको कितने हाफ एडर और फुल एडर चाहिए, तो 16 - 1 मतलब आपको 15 फुल एडर और एक आपको हाफ एडर चाहिए। तो आप जो है वो 16 बिट का जो नंबर है वो फुल एडर और हाफ एडर से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ फुल एडर का यहाँ पे होता तो 8 बिट का नंबर है तो हमें 8 ही फुल एडर चाहिए होने थे, और अगर 16 बिट का नंबर है तो आपको 16 ही जो है वो आपको फुल एडर चाहिए होते। तो ये आपने टेक्निक जो याद रखनी है, एमसीक्यूज बार बार रिपीट होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, डुअल ऑफ द नैंड फंक्शन। ये नॉर गेट होता है क्योंकि जब अगर डुअल करेंगे नैंड को तो वो नॉर बन जाएगा। इन बुलियन अलजबरा x प्लस एक्स डैश इज़ इक्वल टू x, मतलब अगर 1 है तो आपका x डैश 0 हो जाएगा, और अगर x आपका 0 है तो x डैश आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका हमेशा 1 ही रहेगा। 6 नंबर एमसीक्यूज़ है, रेजोनेंट
कन्वर्टर आर बेसिकली यूज टू। अब रेजोनेंट कन्वर्टर क्या होता है, ये एक बेसिकली टैंक सर्किट होता है। ये हम टैंक सर्किट किससे बनाते हैं, टैंक सर्किट हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस से मिलकर बनता है। ये हम क्या करते हैं, रेजोनेंट जो कन्वर्टर होता है ये एनर्जी को पास करने के लिए, जो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इससे जो वो रिड्यूस द स्विचिंग लॉस, इससे हमारी स्विचिंग लॉस जो वो हमारा ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम एनर्जी को पास करना है तो उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हम जो है वो टैंक सर्किट से जो वो कंट्रोल करते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र, उसको रेजोनेंट कन्वर्टर बोलते हैं। और एक आपका कासी इन्वर्टर होता है। जो कासी इन्वर्टर होता है वो आपकी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो रेजोनेंट कन्वर्टर होता है ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कासी इन्वर्टर से जो कासी इन्वर्टर का जो स्विचिंग लॉस है वो जब आम जो हमारा स्विच यूज़ करते हैं उससे भी कम होता है। तो कासी इन्वर्टर ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि इससे मिलता जुलता है, सेम इनके थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें भी टैंक सर्किट ही यूज़ करते हैं, लेकिन कासी इन्वर्टर स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, रेजोनेंट कन्वर्टर आपका एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, और दोनों का जो है वो मकसद सेम ही होता है कि रिड्यूस द स्विचिंग लॉस। MCQ नंबर 7 है, द थरिस्टर इज़ टर्नड ऑफ व्हेन एनोड करंट फॉल्स बिलो। अच्छा, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जी एनोड जो है वो जब ऑफ और टर्नड ऑन करते हैं SCR को लैचिंग में और होल्डिंग याद नहीं रहता। इसका एक टेक्निक हमने यूज़ की जो कि हम आम तौर पे अपने स्टूडेंट को बताते थे। अब टर्नड ऑफ है जी, होल्डिंग करंट डेफिनेटली इसका आंसर है, फॉल बिलो द होल्डिंग करंट। अब ये होल्डिंग और लैचिंग याद नहीं रहता, इसको रट्टा लगाने के लिए आपने ये करना है, जैसे ऑफ है तो इसमें F आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आता है और H आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। तो आपने याद रखना है ऐसे इसको कि ऑफ है, अच्छा ऑफ में F पहले आता है तो होल्डिंग में और लैचिंग में H पहले आता है, तो लिहाजा ऑफ के लिए होल्डिंग में जाएंगे। अगर यही होता कि थरिस्टर इज़ टर्नड ऑन, तो ऑन में जो N है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है F से, और इसी तरह जो अब आपका लैचिंग करंट आएगा, लैचिंग करंट देखते हैं जब हम ऑन करते हैं SCR को, तो आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो H से, जो L है वो आपका बाद में आता है। तो इस तरह जब ऑन आएगा तो आपने लैचिंग की तरफ जाना है, और जब ऑफ आएगा तो आपने होल्डिंग की तरफ जाना है। आप इस तरह जब इस MCQs को याद रख सकते हैं। और इसी तरह जैसे जर्मीनियम और सिलिकॉन है, जर्मीनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है, तो इसी तरह इसको भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जर्मीनियम में जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में G पहले आता है, और 0.3 में जो है वो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिक्स में जो है वो 3 पहले आता है, तो लिहाजा जर्मीनियम है तो 0.3 पहले वाला आएगा, और सिलिकॉन है तो जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में G के बाद S आता है, और जो वो 0.7 है वो भी 3 के बाद आता है, तो लिहाजा सिलिकॉन के लिए 0.7 आप यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह की इनको याद रखने के लिए बेसिकली टेक्निक्स हैं। तो अब यहाँ पे टर्नड ऑफ है, F जो है वो N से पहले आता है, और होल्डिंग में और लैचिंग में H पहले आता है, तो लिहाजा टर्नड ऑफ व्हेन एनोड करंट फॉल्स बिलो द होल्डिंग करंट। तो ये आपने ऐसे याद रखना है। 8 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज़ अ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। तो ये आपका वाइन ब्रिज होता है, और वाइन ब्रिज बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद 9 नंबर MCQ, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू डीके अ फैक्टर ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये आपने याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट जब हम डीके का निकालेंगे, डीके का मतलब है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो 36.8% तक जो है वो हम वैल्यू लेंगे उसकी। और अगर यही MCQ सेम स्टेटमेंट के साथ सिर्फ वो 2 लफ्ज़ चेंज करेगा, डीके की जगह चार्ज आ जाएगा और इनिशियल की जगह फाइनल वैल्यू आ जाएगा, तो उसका आंसर 63.2% होता है। ये आपने दोनों याद रखने। अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पे जल्दी में इस MCQ को पढ़ के 63.2% लगा देते हैं या 36.8 लगा देते हैं। तो ये आपने डीके और जो है वो चार्ज का लफ्ज़ आपने दोनों में जो है वो डिफरेंस रखना है। ये इनिशियल की जगह फाइनल आ जाएगा और डीके की जगह चार्ज आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू 63.2%। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा।
10 नंबर MCQ है मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ वोल्टमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग, तो ये हाई सीरीज रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जो वोल्टमीटर होता है ये हम जो वो पैरेलल में यूज़ करते हैं। अगर हमने जो है वो हाई वैल्यू पे लगाना है तो उसकी हम रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न क्या होती है कि हम जो वोल्टमीटर वो पैरेलल में लगाते हैं और उसकी रेजिस्टेंस हाई करते हैं ताकि जो आपके वोल्टमीटर से जो करंट है वो कम से कम पास हो, और मोस्टली जो आपका करंट है वो सारा आपके लोड से पास हो, तो इसीलिए हम उसकी जो वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखते हैं। 11 नंबर MCQs है फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज़ टू कन्वर्ट, ये बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक सेंसर होता है। जैसे हम आम तौर पे हमारी जो वो थर्मल रिले होती है उसमें एक ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। वो थर्मिस्टर क्या करता है कि आपकी जो हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो एक क्या है, ट्रांसड्यूसर है। वो क्या करता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, तो किसी भी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको थर्मिस्टर की एग्जांपल दी, जो कि हमारे जितने भी टेम्परेचर सेंसिटिव रिलेज हैं या हमारे जनरेटर हैं, मोटर्स हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो वहाँ पे हम थर्मिस्टर यूज़ करते हैं और थर्मिस्टर एज अ ट्रांसड्यूसर काम करता है। MCQs नंबर 12 है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर। जो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर का वो नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है कि सेमीकंडक्टर हो गए, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। जितनी भी आपकी मेटल्स हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। MCQs नंबर 13 है द करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर CTPT आर यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ, ये जो हमारे CT होते हैं ये AC एमीटर की रेंज इंक्रीज करते हैं, और जो PT होते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो हमारे AC वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो इंक्रीज करते हैं। MCQs नंबर 14 है जहाँ इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ये आपने याद रखना है कि जब भी एनर्जी का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपको ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वहाँ पे हमारी जो पावर के साथ टाइम भी होगा। तो यहाँ पे जो है वो टाइम सिर्फ आपका किलोवाट आर जो है वो बेसिकली बी में भी है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो एनर्जी मीटर में मेजर करते हैं तो वो हमारा किलोवाट आर होता है, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। 15 नंबर MCQs है अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन DC मशीन इज़ ड्यू टू, क्योंकि हमें पता है कि DC मशीन में हम एक फील्ड यूज़ करते हैं और एक आर्मेचर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन सप्लाई है वो आर्मेचर को होती है। तो आर्मेचर में जो है वो आर्मेचर का जो करंट होता है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आपका जो मेजर लॉस होता है वो कॉपर लॉस होता है, जो कि आर्मेचर में हो रहा होता है आपके। 16 नंबर MCQs है क्या DC मोटर विल ओवर स्पीड वैन। अच्छा, ये इस तरह के MCQs जब भी होंगे तो DC मोटर में आपने कंसीडर करना है DC सीरीज़ मोटर। अगर आपके जहन में DC मोटर होगा तो आपको ये MCQ समझ नहीं आएगा कंसेप्चुअली। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी DC मोटर विल ओवर स्पीड, क्योंकि इस DC मोटर की 3 टाइप की मोटर होती हैं, शंट मोटर होती है, DC सीरीज़ होती है और कंपाउंड होती है, और इन तीनों में सिर्फ DC सीरीज़ मोटर है, अगर हम उसको बगैर लोड पे चलाएंगे तो वो इनफाइनाइट स्पीड पे चली जाएगी और अपने आप को डैमेज कर लेगी। तो इसलिए हम जो है वो DC सीरीज़ मोटर को बगैर लोड रिमूव्ड के नहीं चला सकते, तो हमेशा उसको ऑन लोड चलाते हैं। 17 नंबर MCQs है द बैक EMF इन DC मोटर। ये जो बैक EMF है DC मोटर की अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, ये हमेशा अपोजिट होती है अप्लाइड वोल्टेज के। वो किस वजह से? लेंज़ेस लॉ की वजह से। तो लेंज़ेस लॉ हमें क्या कहता है कि हमेशा जो चीज़ कोई काम प्रोड्यूस करती है, कोई जो है वो काम करती है, तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स जनरेट करती है, उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स जनरेट होती है। तो जब हम अप्लाइड वोल्टेज देते हैं DC मोटर को, तो उसके अपोजिट में भी एक बैक EMF जनरेट होती है DC मोटर में, उसको वो हमेशा क्या करती है? अपोज करती है अप्लाइड वोल्टेज को। उसके बाद 18 नंबर MCQ द रेटिंग ऑफ बैटरी इज़ मेजर्ड इन, जो हम बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर आर में लेते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो हमारी बैटरी है वो करंट जो है वो जैसे फुल चार्ज होती है तो उसकी एक करंट रेटिंग होती है, और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होती है वो करंट भी अपना डिक्रीज़ करती है और आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो भी डिक्रीज़ करती है। तो इसलिए हम जो बैटरी की रेटिंग है वो एम्पेयर वाट में नहीं ले सकते। अगर वाट में लेंगे तो वो रेटिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वाट में हम वोल्टेज भी कंसीडर करते हैं और एम्पेयर भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो है वो जब हम बैटरी की रेटिंग लेंगे तो हम एम्पेयर से ज़्यादा जो है वो फोकस होता है, वोल्ट पे बहुत कम होता है, तो इसलिए हम जो उसकी रेटिंग होती है वो एम्पेयर आर में लेते हैं।
19 नंबर एमसीक्यूज है द स्टार्टिंग टार्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर। आपको पता है जो डीसी सीरीज मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इवन जो है वो एसी मोटर के साथ भी कंपैरिजन करें तो डीसी मोटर हम प्रेफर वहाँ पे कर, जहाँ पे हाई टार्क होगा वहाँ पे हम डीसी मोटर प्रेफर करेंगे, क्योंकि डीसी मोटर का जो टार्क होता है वो हाई होता है एसी मोटर से। 20 नंबर एमसीक्यूज है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, जो क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती, चाहे वो स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो, तो वो हमेशा सेम रहती है। 21 नंबर एमसीक्यू इन केस ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, जब हमारी ट्रांसमिशन टावर की हाइट इंक्रीज होगी तो क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिशन के कंडक्टर्स होते हैं वो एज अ पॉजिटिव प्लेट काम करते हैं, और अर्थ होती है वो एज अ नेगेटिव प्लेट काम करती है, जो दरमियान में एयर होती है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करती है। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो ये ट्रांसमिशन लाइन होती है ये एज अ कैपेसिटेंस काम करती है क्योंकि हाइट की वजह से। तो अगर हम हाइट इंक्रीज़ कर देंगे तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम हाइट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो इंडक्टेंस होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो उसके जो अपना फ्लक्स होता है उसके अराउंड उसकी वजह से होती है। तो इंडक्टेंस जो है वो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी और जो है वो आपके जो है वो फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ आपके डिपेंड करेगी, और जो आपकी कंडक्टर की जो वैल्यू है एल है उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपकी जो इंडक्टेंस है उसकी ट्रांसमिशन लाइन की वो चेंज नहीं होती, सिर्फ इंडक्टेंस उसी वक्त चेंज होगी जब आप उसका फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। तो फ्लक्स हम अगर उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन के अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो फिर आपकी जो इंडक्टेंस है वो चेंज होगी, अदरवाइज आपकी हाइट से जो है इंडक्टेंस चेंज नहीं होती। 22 है द टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर, ये स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज को करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद 23 नंबर एमसीक्यू इन सब स्टेशन द इक्विपमेंट यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल, तो ये हम सीरीज़ रिएक्टर यूज़ करते हैं। सीरीज़ रिएक्टर क्या होते हैं, ये बेसिकली इंडक्टर ही होता है और इंडक्टर को हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं, और इनको हम इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है 50, क्योंकि आपको पता है कि XL इज इक्वल टू 2πfL होता है, और हम इनको ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि इनकी जो इंडक्टेंस XL होती है वो 50 हर्ट्ज़ पे बहुत कम होती है। तो 50 हर्ट्ज़ पे इसमें जो अब इतना लॉस नहीं हो रहा होता, हालांकि ये सीरीज़ में लगे होते हैं, जितना भी करंट है इसके अंदर से पास हो रहा होता है, लेकिन इसकी जो इंडक्टेंस है 50 हर्ट्ज़ से वो कम हो। जैसे कोई स्विचिंग आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो आप वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो इसकी जो XL है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, और हमें पता है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, जैसे कैपेसिटर है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, तो जो आपका करंट इंडक्टर होता है ये चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो ये जैसे ही करंट चेंज होगा तो ये अपोज करेगा उसको और उस करंट को लिमिट कर देगा। तो आजकल जो जितने भी हम हाई इक्विपमेंट होते हैं अगर हम उसमें सीरीज़ इंडक्टर नहीं इंक्लूड करते तो उनकी जो इंसुलेशन लेवल है वो हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सीरीज़ रिएक्टर यूज़ करते हैं, और सीरीज़ रिएक्टर से हमारी जो कॉस्ट होती है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। हाँ, इसका लॉस तो रहता है हमारा कॉन्स्टेंट लॉस, लेकिन वो हमारा बियरेबल होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि इज़ इट वाइज टू यूज़ अ सीरीज़ रिएक्टर इन ग्रिड स्टेशन, तो हम ये कहते हैं कि जी हाँ वाइज है, क्योंकि हम सीरीज़ रिएक्टर से जो है अपना शॉर्ट सर्किट लेवल है, करंट है, वो डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंसुलेशन के पैसे हैं इक्विपमेंट के वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। हाँ, वो लॉस तो रहता है लेकिन वो इतना नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है। 24 नंबर एमसीक्यूज है प्रेजेंस ऑफ ओजोन एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना इज़ हार्मफुल बिकॉज इट करूड्स द मटेरियल। आपको पता है कि ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, तो क्योंकि जब ओजोन होगी तो आपका कोरोना लॉस है वो आयोनाइज करेगा एयर को, और उसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो करूड होगा। 25 नंबर एमसीक्यूज है बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्योंकि आपका जो बैलेंस सिस्टम होता है उसमें जस्ट आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होती है, ठीक है, और अगर आपका सिस्टम अनबैलेंस होगा तो उसमें ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी होगी, क्योंकि
अगर आपका सिस्टम बैलेंस है तो आपके न्यूट्रल से जो करंट फ्लो करेगा वो ज़ीरो होगा। और नेगेटिव इंपीडेंस कब पैदा होगी, जब आपका जो करंट सिस्टम है उसमें फॉल्ट आएगा तो नेगेटिव इंपीडेंस होगी। पॉजिटिव इंपीडेंस क्या होती है कि जो करंट आपका लोड जब जनरेटर से लोड की तरफ मूव करता है उसको पॉजिटिव इंपीडेंस बोलते हैं। अगर आपका जो करंट है वो लोड से जो है वो किसी और डायरेक्शन में भी मूव करे तो बैक भी मूव करे तो उसको हम नेगेटिव इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। वो सिर्फ फॉल्ट की सूरत में होगा और अनबैलेंस की सूरत में ज़ीरो सीक्वेंस इंपीडेंस भी होगी। 26 नंबर एमसीक्यू है ट्रांसफार्मर विद कैपेसिटिव लोड जो है वो उसके वोल्टेज एट द लोड एंड जो रेटेड वोल्टेज होंगे उसके वो हाई हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये कि आपको पता है कि जो कैपेसिटिव लोड होता है वो आपके वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। अब आपने ये कमेंट में बताना है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा कैपेसिटिव लोड मौजूद होता है। जैसे मैं इंडक्टिव लोड की एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है एज आ इंडक्टिव लोड है, इंडक्शन मोटर है एज आ इंडक्टिव लोड काम करता है। और मैं अगर रेजिस्टिव लोड की एग्जांपल दूं, जैसे घरों में इस्त्री होती है, ये एज आ रेजिस्टिव लोड काम करती है। कोई अगर आपने जो है वो इंडक्शन फर्नेस वैसे वो भी इंडक्टिव लोड होता है। इस्त्री एज आ हम रेजिस्टिव लोड पे होती है हमारा। तो इस तरह आपने कैपेसिटिव लोड कौन सा होता है हमारे घरों में, ये आपने कमेंट में बताना है। 27 नंबर एमसीक्यूज है द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो सिंगल आपको पता है कि हम 3 फेज मोटर में जो है वो कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करते इंडक्शन मोटर में, लेकिन सिंगल फेज मोटर आपको कोई भी कैपेसिटर के बगैर नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये होती है कि जो सिंगल फेज हमारा करंट होता है, सप्लाई होती है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करती, लेकिन जो हमारी 3 फेज सप्लाई होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो इसीलिए हम जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हम जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, जिसको फेज स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है वो फेज स्प्लिटिंग का काम करता है। उसके बाद प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क, क्योंकि जब फेज स्प्लिट होगा तो उसका टार्क भी इंक्रीज होगा। जब फेज स्प्लिट नहीं था तो टार्क भी ज़ीरो था, क्योंकि रोटेटिंग टार्क ज़ीरो था। तो प्रोवाइड द हाई स्टार्टिंग टार्क एंड अब्जॉर्ब द और उसके बाद इम्प्रूव द पावर फैक्टर। डेफिनेटली पावर फैक्टर भी इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए मुझे याद है आज भी कि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था तो उसने मुझसे पूछा था कि सिंगल फेज़ में हम कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, तो मेरा सिर्फ आंसर ये था कि इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो जस्ट इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ये आंसर गलत है। इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि ये फेज स्प्लिटिंग का काम करता है, क्योंकि आपका जो सिंगल फेज होता है सप्लाई होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करती। तो हम जो है वो कैपेसिटर यूज़ करके उसको उसका फेज स्प्लिट करते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। और जो इंप्रूविंग पावर फैक्टर है ये उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ये हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि वो पावर फैक्टर भी उसका इंप्रूव होता है, लेकिन जब मेन पर्पस उसका क्या होता है, कोर पर्पस, वो फेज स्प्लिटिंग का होता है टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है आपका एमसीक्यूज नंबर 28 लॉक्ड रूटर टेस्ट इंडक्शन मोटर इज़ सिमिलर टू, ये आपका शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के टेस्ट के साथ इक्वलेंट होता है। 29 नंबर एमसीक्यूज है ओवरहेड लाइंस जनरली यूज डैश कंडक्टर। तो हम ओवरहेड लाइन में ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। एलुमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। 30 नंबर एमसीक्यूज है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस इज 2 वायर लाइन इज डैश द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू न्यूट्रल। तो ये आपकी हाफ होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो जैसे अगर हम देखते हैं तो जो हमारी कंडक्टर्स हैं वो एज आ पॉजिटिव प्लेट काम करते हैं, न्यूट्रल है ज़मीन है वो एज आ नेगेटिव प्लेट काम करती है। अगर दो लाइनों में हम कैपेसिटेंस देखेंगे तो उनके जो वोल्टेज होते हैं वो आलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसलिए जो उसमें एज आ कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो लाइन टू लाइन जो कैपेसिटेंस होती है वो हाफ होती है लाइन टू न्यूट्रल से। 31 नंबर एमसीक्यूज है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी इज़ जनरली इम्प्रूव्ड बाय ये यूजिंग हाई स्पीड गवर्नर है। ये एमसीक्यूज हांडा से कॉपी पेस्ट था। 32 नंबर एमसीक्यूज है इन स्विंग इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंगल थीटा रिप्रेजेंट, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ axis fixed in the router with respect to synchronous router axis. Synchronously
रोटेटिंग एक्सेस। बेसिकली ये क्या होता है कि जो हम एंगल बोलते हैं, ये हमारा जो रूटर के मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, वो जब नो लोड पे सिंक्रोनस मोटर होती है तो वो दोनों सेम होते हैं। जैसे जैसे आपके रूटर पे लोड पड़ता है तो आपका जो एंगल एक जनरेट होता है, आपका जो रूटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से लैग करता है। तो उस लैगिंग को हम बोलते हैं उसका सिंक्रोनस जनरेटर एंगल, ठीक है, जिसको स्विंग इक्वेशन भी बोलते हैं उसकी, सिंक्रोनस मोटर की। तो वो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। 33 नंबर एमसीक्यूज है, ROCOF फीचर इज यूज्ड इन रिले टू कीप सिस्टम विद इन द स्टेबिलिटी लिमिट्स इन केस ऑफ मेजर डिस्टर्बेंस। ROCOF स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये था कि जैसे हमारे आपको पता है कि 2021 में 2022 में जो है वो ब्लैकआउट्स हुए हैं हमारे कंट्री में, तो इससे पहले इतना ज़्यादा रवाज नहीं था कि हम जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ROCOF रिलेज यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इनके बाद जो है अब हमारे सिस्टम में हमने ROCOF जो COF रिलेज हैं वो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे भी इंस्टॉल्ड हैं, और जितने भी हमारे मेजर ग्रिड स्टेशन है NTDC के, वहाँ पे भी इंस्टॉल्ड हैं ये वाली रिलेज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी जो रिलेज हैं ये 49.4 से जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं, कि 49 जैसे 4 फ्रीक्वेंसी जाएगी तो ये सर्टन मेगावाट का जो लोड है वो थ्रो कर देंगी, उसको कट ऑफ कर देंगी। और उसके बाद जैसे 49.3 पे जाएगी फिर ये लोड उसको जो है और लोड शेड कर देगी, जैसे 49.2 पे जाएगी इस तरह और लोड शेड कर देगी। और जैसे जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे लगी हुई हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारी 50.6 पे जाएगी, ठीक है, तो वो जो है वो उस प्लांट का जो है वो कोई फीडर निकाल देगी, बेसिकली ट्रांसफार्मर निकाल देगी। और इसी तरह जैसे 50.7 पे जाएगी तो और प्लांट को जो वो बेसिकली हमने प्लांट बंद करने हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जब हमने लोड शेड करना है जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो ROCOF जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होगी वो जनरेटिंग स्टेशन में लगाई है हमने, और जो हमारी लोड शेडिंग लो फ्रीक्वेंसी पे जो लोड शेड करेगी वो हमने जो वो ग्रिड स्टेशन पे लगाई है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो विद इन द स्टेबिलिटी लिमिट्स पे रहेगा। अगर हम जो है वो इसको नहीं करेंगे तो जब ओवरऑल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो पूरा सिस्टम हमारा ब्लैकआउट की तरफ चला जाएगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम आजकल जो डिफरेंट ग्रिड स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन में जो है वो इसको लगाया हुआ है। उसके बाद है हमारा 34 नंबर MCQs, इफ पॉजिटिव गेन इज रिसीव्ड बाय कंट्रोलर फ्रॉम सेंसर देन ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। जब पॉजिटिव फीडबैक होगी तो हमारा जो ओवरऑल गेन होगा वो डिक्रीज होगा, जब हमारी नेगेटिव फीडबैक होगी तो ओवरऑल जो गेन होगा वो इंक्रीज होगा। 35 नंबर MCQs है, कंट्रोल सिस्टम वर्किंग अननोन रैंडम एक्शन इज कॉल्ड, उसको स्टोहेस्टिक कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। 36 नंबर MCQs है, मिनिमम चैनल बैंडविड्थ इज़ यूज्ड बाय विच मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसमें जब वो SSB SC सिंगल साइड बैंड प्लस सप्रेस्ड कैरियर टेक्निक यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 37 है, जो है वो गार्ड बैंड आर प्रोवाइडेड इन FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो ये जो गार्ड बैंड होते हैं ये प्रिवेंट द इंटरफीरेंस फ्रॉम एडजेसेंट चैनल है। 38 नंबर MCQ, ये जितने भी MCQs हैं ये सारे जब स्टडी साइट्स जो कम्युनिकेशन से है वहाँ से कॉपी पेस्ट हैं। उसके बाद है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इज़ यूज टू जनरेट, जितने भी वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हैं ये हमारे डायरेक्ट FM को जनरेट करते हैं। सेंसिटिविटी इज़ डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है कि किसी भी सिस्टम की जो है वो लोएस्ट क्वांटिटी को जो है वो सेंस करने की एबिलिटी है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी इज़ डिफाइंड एबिलिटी टू मेजर टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल, जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम अगर कोई सिस्टम है तो हमारा उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। 40 नंबर MCQs, FM सिग्नल इज़ बेटर देन AM सिग्नल बिकॉज ये लेस इम्यून टू नॉइज़ होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है जो है वो ये लेस इम्यून टू नॉइज़ है। 41 नंबर MCQs है, FS के सिस्टम है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इसको बोलते हैं सिस्टम को। इसमें क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं बाई स्विचिंग द फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट कीइंग द फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करके हम जो है वो इंफॉर्मेशन जब सेंड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। 42 है, क्वांटाइजेशन
एरर अकर इन, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन जिसको हम पीसीएम बोलते हैं। पीसीएम बेसिकली क्या टेक्निक होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है कि हम इसमें एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या होती है, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में जो डिफरेंस होता है उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये पीसीएम में जो है वो क्वांटाइजेशन एरर आपका पाया जाता है। 43 नंबर एमसीक्यूज है, इनवेल्प डिटेक्टर इज़ अ सिंक्रोनस डिटेक्टर। ये बेसिकली इनवेल्प डिटेक्टर क्या होता है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा रिसीवर में रिसीव होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से हम जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं, वो इसलिए इसको हम असिंक्रोनस डिटेक्टर बोलते हैं। 44 नंबर एमसीक्यूज है, विच डिवाइस इज़ यूज टू ट्यूनिंग द रिसीवर अकॉर्डिंग टू इनकमिंग सिग्नल। तो ये हमारा वैरेक्टर डायोड है। 45 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन वॉइस विच हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 4.4 किलोहर्ट्ज़, व्हाट शुड बी द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है, उसमें हम शायद वो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा स्मार्ट सीरीज़ में कि फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा डबल होती है। तो 4.4 है तो इसका डबल क्या आएगा, 8.8 किलोहर्ट्ज़। तो हमेशा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपने याद रखना है डबल होती है। 46 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज इन कंप्यूटर नोवा डेज। तो ये नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। ये जितने भी ये वाले एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर के जो इसने टेक्निकल पोर्शन में इंक्लूड किए हैं, तो ये सारे उसने सैन फाउंड्री वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किए हैं, सैन फाउंड्री वेबसाइट। 47 नंबर एमसीक्यूज है, द रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज़ ऑफ। ये हम कैशे यूज़ करते हैं। कैशे का फ़ायदा क्या होता है कि जो आगे वाला ऑपरेशन है उसका जो ऑप कोड होता है वो पहले हम उठा के कैशे में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसलिए हमारा जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। 48 है, दैश इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल हम प्रोग्रामिंग से भी करते हैं और हार्डवेयर से भी जनरेट करते हैं। 49 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ 6 मैन कैन मेक अ सोफ़ाज इन 2 days एंड 8 मैन कैन मेक 8 सोफ़ाज इन जो है वो 1.2 days हैं। ये बेसिकली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देन 51 नंबर एमसीक्यूज है, हाउ मैनी ईयर्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इज़ यंगर देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 2 साल आप यंगर थे। 52 नंबर एमसीक्यूज है, हाउ मैनी सजदाज इन होली कुरान। ये जो है वो आपका पोर्शन है इस्लामिक स्टडी का। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे आपको पाक एमसीक्यूज की जो वेबसाइट है उसके अगर आप इस्लामिक पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो सजदाज कितने हैं कुरान में, वो 14 हैं। 53 है, अबू जहल वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ, ये जंग बदर हुई थी उसमें ये मारा गया था। 54 है, विच सूरा ऑफ कुरान इज़ द नेम ऑफ अल्लाह इन एवरी वर्स। तो ये अल मुजदल्ला सूरत नंबर है, उसमें जो है वो हर वर्स में अल्लाह ताला का नाम रिपीट होता है। 55 है, विच इज़ अ फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो ये मुहर्रम से हमारा जो साल होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। उसके बाद 56 नंबर एमसीक्यूज़ है, रियल नेम ऑफ अबू जहल। अबू जहल का नाम जो था वो अमर बिन हशाम था, यहाँ पे उमर लिखा है, बेसिकली वो लफ्ज़ है अमर बिन हशाम। 57 नंबर एमसीक्यूज़ है, बैटल ऑफ खैबर वाज फाट अगेंस्ट, ये यहूदियों के जैविश के ख़िलाफ़ लड़ी थी। 58 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच प्रॉफिट इज़ पुट इन द फायर। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिनको आग में डाला गया था। 59 नंबर एमसीक्यूज़ है, मक्की सूरा वाज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर। ये 13 साल जो है वो मक्की सूरा जो है वो रिवील हुई थी और 12 साल जो है वो हमारी मदनी सूरा जो है वो रिवील हुई थी। ये 25 साल में जो है कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। 60 नंबर एमसीक्यू, हाउ मैनी टाइम डज द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम इन कुरान। तो ये 4 टाइम नेम आया है, 4 दफ़ा। 61 है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, ये 12 मार्च 1949 में जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये भी पाक एमसीक्यूज़ में मिल जाएगा आपको ये एमसीक्यूज़। 62 है, द वर्ड पाकिस्तान मीन्स द लैंड ऑफ प्योर। ये भी आपको पाकिस्तान पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से मिल जाएगा। 63 है, आर्टिकल 58 2B इज़ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अबाउट ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिज़ोल्व नेशनल असम्बली। क्योंकि जितनी भी आपने याद रखना है, कोई असम्बली है, कोई आर्मी चीफ़ है या कुछ भी है, ये हमारी पावर हमने प्रेसिडेंट को दी है, लेकिन वो अलहदा बात है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। 64 है, अंडर विच सीपीसी वर्ल्ड वाटर ट्रीटी वाज साइंड।
तो ये हमारा जो फेमस इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक के जो है वो हमने के साथ वर्ल्ड बैंक के होते हुए हमने ये साइन किया था इंडिया के साथ, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। 65 है, आफ्टर द वार ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये तेशकेंट पैक्ट है। ये आपको सारे पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से मिल जाएंगे चीज़ें। 66 है, व्हेन द फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, ये 1980 में एस्टेब्लिश हुई थी। 67 नंबर एमसीक्यूज है, द मीनिंग ऑफ फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ जो हैं इसको फाटा बोलते हैं, ये भी आपको पाक एमसीक्यू से मिल जाएगा। 68 नंबर एमसीक्यूज है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, ये खुतबा हजरतुल विदा होता है। 69 है, K2 इज़ आल्सो नोन एज, इसको गुडविन ऑस्टन भी बोलते हैं। 70 है, सराइकी लैंग्वेज इज़ मोर प्रिडोमिनेंटली स्पोकन इन, ये साउथ पंजाब जैसे मुल्तान, भावलपुर इस तरह के एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये बोली जाती है, इसको हम साउथ पंजाब बोलते हैं। 71 नंबर एमसीक्यूज है, हार्डवेयर इज़ अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कंसिस्ट ऑफ, ये इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं। और ये जो जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज आगे आएंगे ये सारे एग्जाम वेडा वेबसाइट से उठाए गए हैं। 72 नंबर एमसीक्यू, द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम सच एज टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो इज़ नोन एज, इसको हम डाटा बोलते हैं। रॉ डाटा कोई लफ्ज़ नहीं है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ डाटा नहीं होता, या डाटा होता है या नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डाटा ही बोलेंगे। 73 नंबर एमसीक्यूज है, गिव द सेम इनपुट एंड प्रोसेस कंप्यूटर विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, अगर हम सेम इनपुट और सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। 74 नंबर एमसीक्यूज है, वेब ब्राउज़र इज़ वाइडली यूज टाइप ऑफ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। 75 है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सॉफ्टवेयर टू वर्क विद कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर इज़ कॉल्ड, इसको हम इंस्टॉलिंग बोलते हैं। आपने कंप्यूटर प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया है, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल कर दिया है। 76 है, एंड दैश इज़ अ रियल टाइम इन इंटरनेट कम्युनिकेशन वेयर यू एक्सचेंज मैसेज विद अदर कनेक्टेड यूज़र, तो ये इंस्टेंट मैसेज होता है। 77 है, द IP एड्रेस यूजली कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप ऑफ नंबर ईच सेपरेटेड बाय, उसको पीरियड से सेपरेट करते हैं। 78 है, द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेन नेम बाय सेपरेटेड बाय, उसको पीरियड से सेपरेट करते हैं। ये सारे जो है वो एग्जाम वेडा वेबसाइट से कॉपी पेस्ट हैं। उसके बाद 83 नंबर एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तान प्लेयर टू हैव रिटायर्ड फ्राम 100 इन T20, ठीक है, वो अहमद शहजाद है जिसका 100 था। 84 है, शाहिद खान अफरीदी प्लेड हिज लास्ट T20, तो वो 2018 में। ये सारे करंट अफेयर्स भी आपको पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से मिल जाएंगे। 85 है, द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड इज़, ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है। 86 है, द कंट्री नोन एज, जब शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है ये क्यूबा है, ये भी आपको जनरल नॉलेज के पोर्शन में मिल जाएगा। 87 है, द कंट्री हुज नेशनल एंथम इज़ ओनली म्यूज़िक नो वर्ड, तो ये बहरीन है, ये भी आपको जनरल नॉलेज में मिल जाएगा। 88 है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर नॉन मुस्लिम वुमेन इलेक्टेड टू पाकिस्तान सेनेट, ये कृष्णा कुमारी है। 89 है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैपको, तो ये जो है वो मैपको का जो भी करंट होगा तो आपने याद रखना है, देख के जाना है। 90 है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो ये आसिफ अली जरदारी साहब हैं। 91 है, हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इम्प्रिजन्ड, तो ये 27 ईयर्स हैं, ये भी आपको जनरल नॉलेज में मिल जाएगा। 92 है, डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है। 93 है, हेलसिंकी इज़ अ कैपिटल ऑफ फिनलैंड होता है। 94 है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ था वो कराची में हुआ था, और इसकी आपने डेट भी याद रखनी है, कब हुआ था ये भी आ जाता है। 95 है, व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड, तो ये 1977 में हुआ था। द बुक जना ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाई स्टैनले वॉलपॉट, नाम इसका है, स्टैनले भी लफ्ज़ आता है साथ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 97 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो पहले इसकी जो वो 3400 किलोमीटर थी और अब जो न्यू है वो 21,196 किलोमीटर है।
98 है, इन ह्यूमन बॉडी फ्लैट बोन जो होती है वो चेस्ट की होती है। तो ये पोर्शन होता है बायोलॉजी का ना, पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट में होगा, या आप जो है वो कारवान की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसमें 200 से 300 एमसीक्यूज़ हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, तो वहाँ से ये एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। फ्लैट बोन कौन सी होती है, या टोटली एक बेबी में कितनी जो है वो बोन्स होती हैं, एक जो है वो ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं, ये जो है उसके बाद दिमाग का वुमेन के और मैन के दिमाग का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, अगर पाक एमसीक्यूज़ पे मुझे नहीं पता है या नहीं है, अगर वहाँ पे नहीं है तो कारवान की जनरल नॉलेज की एक बुक होती है, कारवान की एमसीक्यूज़ टाइप की, तो अगर वो किसी के पास हो तो वहाँ से आप जो है वो ये जो बायोलॉजिकल का जो पार्ट है वो वाला वहाँ से कॉपी करवा लें। तो वो मेरा ख्याल है शायद होंगे 200 या 250 एमसीक्यूज़ होंगे, तो वो कर लेंगे तो वो ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। 99 है, व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज़ अवार्ड वाज अवार्डेड फर्स्ट, ये 1901 में पहला बार जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ रिसेंटली दिए गए हैं, चाहे वो पीस प्राइज़ की तो फॉर्म में हो, या केमिस्ट्री वालों को दिए गए हों, या फिज़िक्स वालों को दिए गए हों, तो ये आपने याद रखना है। ये भी वेबसाइट से जाके देख लें कि रिसेंटली जो अवार्ड हुए हैं वो कौन कौन से। अक्सर ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है, जैसे अब उसने नोबेल प्राइज़ पूछ लिया, अब बाद में ये पूछ सकता है कि जो है वो केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, फिज़िक्स में किसको दिया गया है, या नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है। तो ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। 100 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन विच डीकेड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फाउंडेड, तो ये 1884 है, और डेकेड वो 1880 वाला डेकेड है, ठीक है। तो ये आपने डेट भी याद रखनी है, 1884 भी पूछ सकता है नेक्स्ट टेस्ट में, तो वो डेकेड भी 1880 वाला आपने याद रखना है। तो ये था आपका मैप्को का टेस्ट, जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने लिया था। अगर हम इसके टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो उसमें आपने जो है वो हांडा, एग्ज़ाम वेडा और आपकी स्टडी साइट, ये 3 जो है वो सोर्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, ट्राई करें इनको फॉलो करने की। और इसमें जो है वो आपने कॉन्सेप्ट लाजमी बनाने हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स पढ़े हैं हर चैप्टर के, तो आप बेहतर है आप उसको कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए हर लेक्चर को भले आप ना सुने, एक दफ़ा विज़िट लाजमी करें। उससे ये है कि आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप भले स्टडी साइट या जो भी आपने इलेक्ट्रिकल जो है वो एग्ज़ाम वेडा है वो अब प्रिपेयर कर लें, लेकिन आप एक दफ़ा लेक्चर्स में गो थ्रू लाजमी हों। उसकी रीज़न ये है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, आप रट्टे से बच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर का पोर्शन था वो आपने सैन फाउंड्री वेबसाइट और जो है वो आपकी है एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट है, ये दोनों से आपने करना है, क्योंकि उसने जो है वो दोनों से एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं। और जर्नल पोर्शन जो है ये जो उसने दिया है ये सारा पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो ये था इसका सोर्स और ये था आपका टेस्ट, ठीक है। तो जो है वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है।